कैसे क्लास करेंगे? कक्षा 9 का प्रकरण हो चाहे 10 का प्रकरण हो, चाहे आपका कक्षा 11 या 12 का प्रकरण हो, संधि ऐसा मैटर है, हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और आप इसकी तैयारी अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वास्तव में वो आपके लिए एक आधार स्तंभ का कार्य करेगा। संधि प्रकरण, आप संधि प्रकरण के विषय में हमेशा पूछते रहते थे। संस्कृत के विद्यार्थी आप सभी लोग तैयार हैं संधि पढ़ने के लिए? यस सर। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोगों को आज हम बहुत अच्छी तरीके से संधि प्रकरण जो कि आप के पाठ्यक्रम में रखा गया है और जो सभी कंपटीशन में चाहे हिंदी हो, सामान्य हिंदी सब में रखा जाता है, तो वहाँ पे भी संधि पूछी जाती है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे जैसे आपको लिटरेचर सिखाया जाता है। तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ ये संधि प्रकरण आपका है, विभिन्न कंपटीशन में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी। अगर कोई आगे चल कर के तैयारी करेगा तो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी इस मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, मैं अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, वो यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। और हम इस क्लास के क्लास टीचर भी हैं। जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और इसके माध्यम से इस समय हमारे बच्चे अच्छी तरीके से सुनने के लिए तैयार हैं और आप सब सुनने के लिए तैयार हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए देखते हैं संधि पहले कहते हैं किसको। भाई सबसे पहला प्रकरण उठता है, ये संधि किस चिड़िया का नाम है। अब पता चला हम बहुत बना लें और हमें पता चले कि संधि होती क्या है हमें यही नहीं मालूम है। संधि क्या होती है हमें नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति बहुत विपरीत होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति बड़ी विपरीत होती है, इसलिए हमें ये जानना आवश्यक होता है संधि कहते किसको। तो पहले हम देखते हैं। देखो बेटा, संधि जो होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की सबसे सुंदर परिभाषा यही है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब कोई पूछेगा ये वर्ण किस चिड़िया का नाम है, हम तो जानते ही नहीं, तो वर्णों के मेल को करें कैसे। तो आप लोगों को वर्णों का ज्ञान पहले ही करा दिया गया। वो वर्णों का ज्ञान किस में कराया गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या मैंने आपको वर्णमाला पूरी पढ़ा दी। आयोण रे के होंगे और छाया वर्ण लड़े मंगलम झवय घटदस खप छटत चढ़तो कपय सस्तर हल, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के विषय में मैंने आपको विस्तृत रूप में पढ़ा दिया है, लिखा भी दिया है ना। तो जाहिर सी बात है कि माहेश्वर सूत्र उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वो भगवान महेश के द्वारा प्राप्त हुए थे। महेश वाले भगवान महादेव का ही एक नाम है, शंकर जी का ही एक नाम है ना। और हम ये चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जब दो वर्णों के मेल की बात आती है तो आप पीएस को पूछते हैं कि कौन से वर्ण है और मेल किसका होना है। तो मैं इस आधार पे आपको बताना चाहूँगा एक उदाहरण विद्यालय। देखिएगा, एक शब्द है विद्यालय, विद्यालय ना, तो विद्या धन आलय, ये इसका संधि विच्छेद होता है ना। अब विद्या एक शब्द है, विद्या का अर्थ भी है अपने आप में, विद्या माने ज्ञान, जो विद्या माता है ना। और आलय माने होता है घर। क्लियर। अब हमें दो वर्णों का मेल कराना है, हमें जानना है कि हम दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसा मैंने बोल दिया तो कैसे होगी संधि, जरा सा ये सीख लीजिए। नियम कहता है पाणिनीय व्याकरण का कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का ही मेल होता है। माने विद्या, देखो हम कह रहे हैं विद्या कह रहे हैं तो आ निकल रहा है ना, तो हमने लिख दिया आ। और फिर कह रहे आलय, तो आगे का वर्ण लेंगे, माने दूसरे वाले पद का पहला वर्ण और पहले वाले
अंतिम वर्ण जो उच्चारण में आ रहा है वो हम लेंगे, तो ये मिला दिया। तो नियम क्या कहता है अभी आपको बताया जाएगा। स्वर संधि का ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं उन सब प्रकरण पे आप लोगों को बताया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को डेमो भी मिल जा रहा है, लोग डेमो चिल्लाते रहते हैं। निःशुल्क क्लासेज हैं, आप लोगों से ऐसा तो है नहीं कि कोई के लिए डंडी की तो बहुत ज़्यादा जरूरत उन लोगों को पड़ती रहती है, ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हम अपने स्टूडेंट को यहाँ समझा रहे हैं, इसीलिए उनके लिए बेटा शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप लोग अपने लिए मत समझ लीजिएगा, आप सभी तो है ना। और विद्यालय में क्लासेस में हम बच्चों को अपने सिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो यहाँ पे विद्यालय, ये देखो विद्या एक शब्द हो गया और आलय एक शब्द हो गया। विद्या का आ ले लिया, आलय का आ ले लिया। नियम क्या कहता है समझ में आया? पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इसको लेकर के हम जोड़ देते हैं। धन का चिन्ह लग जाता है, जोड़ देते हैं। संधि का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ना। संधि माने जोड़ना। तो जोड़ना कैसे संधि को जोड़ा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो अलग अलग पद हैं और इनमें जो अंतिम वर्ण है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इनका वर्ण लेकर के हम उनको जोड़ देते हैं। तो जब इन दोनों को योग कर दिया गया विद्या धन आलय को, तो एक शब्द क्या बन गया? संधि बन गई विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। अब ये हो गया विद्या का घर। विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर, यहाँ ज्ञान का घर है ना। इसीलिए आप लोग देखिए प्रेयर के पश्चात हम कहते हैं कि माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में, बोलता हूँ ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों के लिए ये संधि में हमने विद्यालय क्यों बताया, क्योंकि ये आप लोग कक्षा 6, 7, 8 पता नहीं कितने में पढ़े हो, सभी क्लासेज में लगभग जब से संस्कृत चल रही कक्षा 6 से तब, है ना। तो अब आ जाते हैं संधि। आगे समझ में संधि किसको कहते हैं? कभी भूलोगे तो नहीं? इसमें हामियों में भर दिया करो, आओगे तो लोगों की आवाज आएगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में पहले पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है? और दूसरे पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है? तो इनके योग से एक नए पद का निर्माण हो जाता है, जिसे हम संधि कहते हैं। अब संधियों के प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं। तो जानते हैं संधियों के प्रकार क्या है। आज आप लोगों को जरा सा इसके बारे में बताते हैं। संधि के प्रकार देखो, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली संधि है स्वर संधि, पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग स्वर्ग नहीं, विसर्ग संधि। चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। पहले जानते हैं स्वर संधि होती क्या है। पहले तो ये जानो कि स्वर होता क्या है। मैंने आप लोगों को स्वर के विषय बताया था। स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 है ना। मैंने कहा था कि स्वरों की संख्या 9 है और उन 9 स्वरों के विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी। आ, ई, ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है ना। तो ये आपके 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। समस्त 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके विषय में आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। यस सर। अच स्वर कितने? 9 है इनकी संख्या। और व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 33। व्यंजन 33 है। अगर हा वर्ण को 2 बार जोड़ लिया जाए तो 34 हो जाएगा, लेकिन 33 ही माना जाता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा स्वर संधि होती क्या है, क्योंकि आप पूछेंगे सर स्वर संधि किसे कहते हैं।
याद रखिएगा, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ जब योग होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ योग होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ और आ का योग हुआ है तो आ स्वर है और आ भी स्वर है ना, तो निश्चित रूप से स्वरों का स्वरों से योग हुआ है, इसीलिए स्वर संधि का उदाहरण विद्यालय है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है स्वर संधि के, मैं बता देता हूँ। स्वर संधि के प्रमुख प्रकार कितने हैं? स्वर संधि के भी प्रकार बटे हुए हैं, व्यंजन संधि के भी प्रकार बटे हुए हैं। इन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आ जाते पहले व्यंजन संधि जान लेते हैं। देखिए व्यंजन संधि क्या है, जरा सा जान लीजिए। व्यंजन संधि स्वरों और व्यंजनों का मेल होता है। स्वर और व्यंजन मिल सकते हैं या व्यंजन व्यंजन मिल सकते हैं, इसीलिए इसको व्यंजन संधि कहा गया है। व्यंजन माने मिक्स, मिलते रहते हैं दोनों, है ना। स्वर और व्यंजन भी मिल करके व्यंजन संधि बना सकते हैं और व्यंजन व्यंजन भी मिल करके, ठीक है, व्यंजन संधि बना सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। जी जरूर बोलो। स्वर संधि है, हाँ, तो स्वर स्वर नहीं होंगे तो नहीं होगा, नहीं तो वो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर स्वर स्वर नहीं है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और व्यंजन एक स्वर है एक व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। माने स्वर संधि ये शर्त बताती है, नियम बताती है, ठीक है। ये नियम बताती है। अमन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरा स्टूडेंट है, कि अगर स्वर आप लोग भी अगर कर दिया करें तो आपका भी नाम यहाँ पे बोला जाएगा। पूछा करिए, अच्छी बात है, बढ़ जाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्वर स्वर मिलेंगे तो आपकी वो स्वर संधि होगी। स्वर संधि में ये नियम बना है कि स्वर को स्वर का ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। जैसे एक मरीज है और उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव, तो उसको ओ पॉजिटिव का ही खून चढ़ाया जाएगा, उसको और कोई नहीं चढ़ा सकता। ओ पॉजिटिव वाला सबको खून दे सकता है, चढ़वा सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। सबसे बेचारा ओ से ले सकता है। ओ वाले का सबसे ज़्यादा कमी रहती है, इसीलिए ओ पॉजिटिव वालों का ब्लड बैंक हमेशा दुरुस्त करके रखता है। अगर मान लो मिलता है तो रखता है स्टार्ट में, ठीक है। और ब्लड बैंक का खून बिना जांच करवाए पता लगा खून में कोई शुगर का पेशेंट है, उसने अपना ब्लड दे दिया तो पता चला बेचारा बिना कर्मे के शुगर भोगने लगा जो चढ़ावाया। इस प्रकार की चीज़ें बहरहाल उधर नहीं जाएंगे तो उधर भटक जाएंगे। कहने मतलब ये कि स्वरों का स्वरों से योग स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि क्या है? स्वरों का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या केवल व्यंजन का व्यंजन से जब योग होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि क्या है? स्वर या व्यंजन के बाद अगर उसके आगे विसर्ग का चिन्ह लगा हो, बेटा ये विसर्ग का चिन्ह है ना। अगर विसर्ग का चिन्ह लगा हो स्वर या व्यंजन के आगे, है ना, जैसे मान लो लिखा है हरि, तो हरि के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो हरि के आगे स्वर, हरि कह रहे हैं कि निकल रहा है तो ईश्वर वर्ण है ना, उसके बाद विसर्ग, माने स्वर या व्यंजन के बाद अगर विसर्ग शब्द का चिन्ह लगा हो तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आज इस प्रकरण में, हाँ निधि सर ये बोला जो दो डॉट होता है उसे विसर्ग बोलते हैं। इसको विसर्ग बोलते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है। और बिना विसर्ग के संस्कृत में कोई शब्द शुद्ध नहीं माना जाता। जैसे हम केवल राम कह दें आपके सामने तो राम कहने के बाद में उसका कोई मतलब नहीं है, रामः कहेंगे तब शुद्ध है वो। हिंदी में तो राम शुद्ध है लेकिन संस्कृत में रामः शुद्ध है, राम आप नहीं केवल कह सकते, समझ रहे हैं ना। तो आज संधि प्रकरण में आप लोगों को हमने मोटा मोटी पूरा हिसाब किताब बता दिया। अब इसके पश्चात मैं आप लोगों को संधि का ये प्रकरण थोड़ा सा लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं संधियों के प्रकार में आपका स्वर संधि स्पेशली आपको पढ़ाऊंगा। कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं इन सब के विषय में पढ़ाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब लिखना आरम्भ करिए। धन्यवाद।